नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो विंटर का दिखा क्रिप्टो करेंसी पर असर, बिटकॉइन ने किया $20,000 से ऊपर ट्रेड। डोजकॉइन ने ली कार्डानो की जगह, बनी छठी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। यूएई सेंट्रल बैंक ने पूरा किया सीबीडीसी पायलट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपयोग पर है नजर। फाइनेंशियल सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड और हंगरी ने मिलाया हाथ। क्रिप्टो लॉबिस्ट ग्रुप ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने कोर्ट में एसईसी केस के खिलाफ रिपल का समर्थन करने की मांगी अनुमति। क्रिप्टो वॉलेट, एनएफटीज और मेटावर्स के लिए वीजा ने फाइल किया ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म ZK Sync V2 विवाद के बीच हुआ लाइव। बैंक ऑफ अमेरिका को बिल ड्राफ्ट करने के लिए है क्रिप्टो पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट की तलाश। क्रिप्टो विंटर के दौरान जेनेसिस लोन ऑर्गेनाइजेशन फिसला 79% नीचे। बैक्ड क्वार्टर 3 में $1.4 बिलियन तक के शुल्क की करेगा रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने लो ट्रेड किया। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $71.81 बिलियन है, जो कि 21.59% कम है। ऐसे में डीफाई की टोटल वॉल्यूम करंटली $4.05 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 5.64% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $64.39 बिलियन है, जो कि 24 घंटों के टोटल क्रिप्टो मार्केट की मात्रा का 89.66% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस करंटली 38.99% है, दिन भर में 0.04% की बढ़त के साथ। हालांकि ये अक्टूबर नहीं है जिसकी कुछ क्रिप्टो बुल्स को उम्मीद थी। बिटकॉइन अक्टूबर में पिछले 7 दिनों में 5.74% बढ़ा है, जो जुलाई के बाद से इसका पहला पॉजिटिव महीना है। हालांकि BTC पिछले 24 घंटों में 1.40% की गिरावट के साथ $20,491 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले हफ्ते 18 दिनों में पहली बार $20,000 से ऊपर सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी के ब्रेक ने ट्रेडर्स के लिक्विडेशन से प्रेरित था, जिन्होंने कीमतों में और गिरावट पर बेट लगाई थी। ऐसे में इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का 2.65% की गिरावट के साथ $1,572 पर ट्रेड किया, जबकि दूसरे सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स को नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स ट्रेडिशनल फाइनेंस में अपने काउंटरपार्ट्स की तरह फेडरल रिजर्व की अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की उम्मीद करेंगे, जो बुधवार को कंक्लूड होने वाली है। CME प्राइसिंग के अनुसार फेडरल फंड्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडर्स लगभग निश्चित हैं कि यूएस सेंट्रल बैंक इस हफ्ते इंटरेस्ट रेट्स में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करेगा, लेकिन ऐसी अटकलें बढ़ रही हैं कि अधिकारी दिसंबर में बढ़ोतरी की गति को धीमा कर देंगे। डोज ने इथेरियम कॉम्पिटिटर कार्डानो के नेटिव टोकन ADA को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की छठी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है, जो 6 महीने के उच्च स्तर को छू रही है। 25 अक्टूबर के बाद से डोज की कीमत 150% बढ़कर $0.0594 से $0.15 हो गई है और पिछले 24 घंटों में कीमत में 74% की बढ़त हुई है। डोज जो 2013 में एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, उसका पब्लिकेशन के समय लगभग $17.5 बिलियन का मार्केट कैप था, जबकि ADA का मार्केट कैप $14.5 बिलियन था। ऐसे में डोज का मार्केट कैप हाल में S&P 500 के 120 से ज्यादा मेंबर से अधिक है। 4 देशों के सेंट्रल बैंक्स के कोलैबोरेशन से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का दुनिया का सबसे बड़ा पायलट पूरा कर लिया है। मल्टीनेशनल CBDC पायलट प्रोजेक्ट M-Bridge का हिस्सा था, जिसमें थाईलैंड, हांगकांग और चाइना के सेंट्रल बैंक्स ने हिस्सा लिया था। हिस्सा लेने वाले देशों के 20 से ज्यादा कमर्शियल बैंक्स ने पायलट में भाग लिया, जो 6 हफ्ते तक चला और ट्रांजैक्शंस में $21 मिलियन से अधिक दर्ज किया गया। थाई फिनटेक एसोसिएशन और हंगरी के ब्लॉकचेन कोलिशन ने नई तकनीकों को अपने संबंधित फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रवेश करने में मदद करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। थाई हंगेरियन फिनटेक फोरम पावरिंग द फाइनेंशियल रेवोल्यूशन टुगेदर के पहले एडिशन के दौरान एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। हंगेरियन एम्बेसी ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज को शोकेस करने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया। हंगेरियन कंपनीज के साथ भविष्य के सहयोग से थाईलैंड को और अधिक अनुभव प्राप्त होगा।
ये भविष्य में दोनों देशों को नए विचारों या सेवाओं को शुरू करने में भी सहायता देगा। 28 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक क्रिप्टो लॉबिंग ग्रुप ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के खिलाफ चल रहे बचाव में रिपल को कोर्ट के फ्रेंड के रूप में समर्थन करने की अनुमति का अनुरोध किया है। तब से मामला कई प्रोसीजरल मोशन से गुजरा है और पार्टियों ने हाल ही में समरी जजमेंट के लिए अपने प्रस्ताव दायर किए हैं। 28 अक्टूबर को ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने मामले की देखरेख करने वाली अदालत से मामले में शामिल होने की अनुमति के साथ साथ एक्चुअल एमिकस ब्रीफ का अनुरोध किया था। छुट्टी के प्रस्ताव के समर्थन में मेमोरेंडम ऑफ लॉ के अनुसार असल हाइलाइट्स में सिर्फ रिपल के बजाय इंडस्ट्री के भीतर क्रिप्टो टोकन के अलग अलग इस्तेमाल पर रोशनी डाली गई है। वीजा ने डिजिटल वॉलेट्स, नॉन फंजिबल टोकन्स और मेटावर्स से संबंधित यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ 2 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस दायर किए हैं। एप्लीकेशन में से एक का हिस्सा डिजिटल ट्रांजैक्शन के मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेडमार्क चाहता है, एक डिजिटल करेंसी वॉलेट और स्टोरेज सर्विस के सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग करना, एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के रूप में उपयोग करना और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को मैनेज और वेरीफाई करना शामिल है। जबकि दूसरा ट्रेडमार्क में क्रिप्टो करेंसी में यूजर्स को देखने, एक्सेस करने, स्टोरेज, मॉनिटर, मैनेज, ट्रेड, सेंड, रिसीव और ट्रांजैक्ट करने के लिए नॉन डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर का टेम्पररी इस्तेमाल प्रदान करना चाहता है। दूसरे एप्लीकेशंस कंसर्न नॉन डाउनलोडेबल वर्चुअल गुड्स और नॉन फंजिबल टोकन्स के साथ साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें यूजर्स रिक्रिएशनल, लेजर या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वर्चुअल वर्ल्ड्स में एक्सेसिबल हो सकते हैं। एप्लीकेशंस 22 अक्टूबर को सबमिट किए गए थे। मैटर लैब्स ने 100 डेज की काउंटडाउन के बाद 28 अक्टूबर को अपने इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म ZK Sync का लंबे समय से प्रतीक्षित सेकेंड वर्जन जारी किया है। बहुप्रतीक्षित बेबी अल्फा लॉन्च के लिए ZK Sync एक इथेरियम रोल-अप नेटवर्क है जो यूजर्स को सिक्योरिटी का सैक्रिफाइस किए बिना क्विकली और चीपली ट्रांजैक्ट करने की अनुमति देता है, जिसे इसके सबसे ऑडिशियस टेक्नोलॉजी क्लेम्स पर संदेह करने वाले स्केप्टिक्स और कंपेटिटर्स की स्केप्टिकल का सामना करना पड़ा। इथेरियम के मिनट पर अपनी तरह के पहले लॉन्च के रूप में ZK Sync V2 प्लेटफॉर्म की स्थिति के लिए मैटर लैब्स की मार्केटिंग अंडर फायर आ गई है, जो तेजी से आने वाले कंपेटिटर्स पॉलीगॉन और स्क्रोल को पछाड़ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका डिजिटल एसेट रेगुलेशन की निगरानी के लिए एक क्रिप्टो पॉलिसी एक्सपर्ट की तलाश कर रहा है, जो की रिस्क की भी पहचान कर सकता है जो फिनटेक अपने बिजनेस के लिए हो सकता है। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस और क्रिप्टो करेंसी के लिए इनसाइट मैनेजर के लिए जॉब पोस्टिंग बड़े इंस्टीट्यूशंस के रूप में आती है और लॉ मेकर्स डिजिटल एसेट पर करीब से नजर डालते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने जॉब पोस्टिंग में लिखा, हम एक पॉलिसी एनालिसिस और इनसाइट मैनेजर की तलाश कर रहे हैं जो इमर्जिंग इश्यूज की पहचान करेगा और एंटरप्राइज पर पोटेंशियल इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करेगा, जिसमें फिनटेक, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो, स्टेबल कॉइन्स, ब्लॉकचेन पर प्राइमरी फोकस दिया जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका की क्रिप्टो जॉब के लिए कैंडिडेट पॉलिसी प्रपोजल को एनालाइज, लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करने, एडवोकेसी की स्ट्रैटेजीज डेवलप करने और इंडस्ट्री कोलिशंस फॉर्मिंग की देखरेख करेंगे। ये कदम वॉशिंगटन डीसी में पॉलिसी मेकर्स द्वारा नए क्रिप्टो रेगुलेशंस पर विचार करने के बाद आया है। क्रिप्टो फर्म जेनेसिस ने साल की तीसरी तिमाही में लोन ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भारी गिरावट की सूचना दी। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कई कठिन महीनों के बाद बैंक्रप्सी होने और कुछ मेजर कंपनीज में क्रैश होने के कारण मार्क किया गया। जेनेसिस में लोन ऑर्गेनाइजेशन साल की तीसरी तिमाही में गिरकर $8.4 बिलियन हो गई, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चली। ये पिछली तिमाही के $40.4 बिलियन के लोन ऑर्गेनाइजेशन से 79% की कमी को दर्शाता है। जेनेसिस ने कमेंट रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। जेनेसिस ने भी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में एक छोटी गिरावट का अनुभव किया। स्पॉट ट्रेडिंग दूसरी तिमाही में $17.2 बिलियन से घटकर तीसरी तिमाही में $9.6 बिलियन हो गई, जो 44% कम है। इसके अलावा कई जेनेसिस एग्जीक्यूटिव्स ने हाल के महीनों में पद छोड़ दिया है। 28 अक्टूबर को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग के अनुसार डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बैक्ट को Q3 में $1.3 बिलियन से $1.4 बिलियन का नुकसान होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने फाइलिंग में कहा कि वे जून के अंत में बैक्ट में अपने इन्वेस्टमेंट को $1.5 बिलियन से घटाकर सितंबर के अंत में लगभग $400 मिलियन करना चाहते हैं। ICE ने कहा कि रिजल्टिंग चार्ज का एडजस्टेड अर्निंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फाइलिंग के अनुसार बैक्ड कुछ इनडेफिनिट लिव्ड इंटेंजिबल एसेट पर $150 मिलियन से $160 मिलियन का चार्ज लेने का भी इरादा रखता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।